हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपको अंशाल्ब के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कक्षा 10 के विज्ञान के अंतर्गत आने वाला जो जीव विज्ञान होता है, ये कितने अंक का प्रश्न पूछता है? 25 अंक का। कितने अंक का? 25 अंक का प्रश्न पूछता है। तो हम सबसे पहले चलेंगे सेट नंबर 1 2024 का जीव विज्ञान के जो अंशाल्ब में पूछा गया जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे और चलते हैं बोर्ड पर। ध्यान दीजिएगा, कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है तो वह है आपका ऊर्जा मुद्रा एटीपी होता है। क्या होती है? एटीपी। एटीपी मीन्स क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण कैसे होता है? जब एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है? ऊर्जा से संयोग करता है। जब ये ऊर्जा से संयोग करता है तो किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त रस का स्राव होता है। तो हमारा पित्त रस का स्राव किससे होता है? यकृत यानी कि लीवर से होता है। अगला प्रश्न है आपका, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकण का, यानी कि परागकोश में क्या होंगे? परागकण होंगे, परागकण होंगे। किसमें? परागकोश में। अगला प्रश्न है आपका कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, यह कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और यह अलैंगिक जनन में ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। और कायिक प्रवर्धन कौन सा होता है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ध्यान दीजिएगा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, ऐसी पत्ती, ऐसी मांसल पत्ती जिसमें क्या हो? भोजन का संचय हो, जिसमें पर्णकलिकाएं मिले। क्या मिले? पर्णकलिकाएं पाई जाती हैं। तो ये पर्णकलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। और वृद्धि करने के बाद एक नए पौधे का क्या करती है? निर्माण करती है। और जैसे बताया गया इसमें क्या है आपका? पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ब्रायोफिल्लम होती है। और एक पौधा होता है विग्नोनिया, जिसे हम लोग अपने आसपास इसे अजूबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प माने क्या होता है? कि वह पुष्प जिसमें या तो नर जनन अंग हो या तो मादा जनन अंग हो। नर जनन अंग माने क्या होता है? या तो पुंकेसर हो और या तो क्या हो? स्त्री केसर हो। उसी को हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है आपका पपीता। क्या होता है? पपीता होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120 बाई कितना होता है? 80 होता है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण बताइए। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जीव, हर एक जीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहते हैं। हर एक जीव अपने क्या होता है? भोजन के लिए एक दूसरे पर, ये इस पर, ये इस पर, इस तरह से क्या होता है? निर्भर रहते हैं, जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है। जिससे एक क्या होती है? श्रृंखला का निर्माण होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास। घास पर कौन निर्भर रहता है? बकरी। बकरी को कौन खा लेता है भाई? मनुष्य खाता है। अगला प्रश्न है आपका, एक तंत्रिका कोशिका का की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और तथा इसके कार्यों का क्या करिए? वर्णन कीजिए। इसके कार्यों का क्या करना है? वर्णन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। ध्यान दीजिएगा, ये संरचना जो होती है आपकी ध्रुमिकाएं हैं। ये आपका नाभिक का है, नाभिक जिसे हम कहते हैं, ये नाभिक है। ये आपका, इसमें जो ये संरचनाएं हैं आपकी, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं।
क्या कहा जाता है इसको? कोशिका क्या कहा जाता है? ये लंबी जो इसी की तरह की जो लंबी संरचना होती है इसे हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एक दूसरे से ये संरचना जुड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रैनवियर की संधि कहा जाता है। और ये होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। ये है आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। चले कार्य पर चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करेंगे? कार्य। कार्य क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होता है कि बाह्य वातावरण से प्राप्त संवेदना को, बाह्य वातावरण से प्राप्त संवेदना कौन ग्रहण करता है? संवेदी अंग ग्रहण करते हैं। संवेदी अंग क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए त्वचा हो गई, आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, और इसके बाद आपका जीभ हो गया, ये सभी क्या होते हैं? संवेदी अंग। अब ये संवेदी अंग जो होते हैं बाह्य वातावरण से संवेदना को ग्रहण करते हैं। अब इस संवेदना को जो ग्रहण करते हैं संवेदी अंग, उस संवेदना को ये तंत्रिका कोशिका जो होती है क्या करती है? विद्युत आवेग में बदल देती है। और विद्युत आवेग के रूप में ही यह संवेदना का क्या करती है? सूचनाओं का क्या करती है? संचरण करती है। दूसरा है इसका कार्य, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिले आदेश को, यानी कि जो संवेदना ग्रहण करके क्या करती है? मस्तिष्क तक पहुंचता है, उस संवेदना के प्रति या उस क्रिया के प्रति क्या होता है? जो आदेश आता है प्रतिक्रिया करने के लिए, वह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिले आदेश होते हैं, और उसको संबंधित अंगों यानी कार्यकारी अंगों में क्या करती है? उसको पहुंचाने का कार्य करती है। कौन कौन करती है? ये तंत्रिका कोशिका करती है। आगे क्या होता है? तीसरा होता है सजीवों के शरीर के, सजीवों के शरीर के माने जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के शरीर के आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण माने शरीर के अंदर के वातावरण में पाए जाने वाले जो विभिन्न अंग हैं, उन विभिन्न अंगों के बीच क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है। क्या करती है? समन्वय स्थापित करती है। ये है आपका, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका कोशिका के कार्य। फिर एक बार देख सकते हैं आप, देखिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। चलते हैं, इरेज करते हैं इसको, देख लीजिए एक बार, चले इरेज करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? प्रश्न अगला है आपका, ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र से, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, और कह रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ध्यान दीजिएगा, यही है प्रश्न आपका। अगला प्रश्न, तो लिंग गुणसूत्र क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? बताया जाता है कि आंसर में चलते हैं हम लोग, आंसर पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वह गुणसूत्र जो लिंग निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, वह गुणसूत्र, ध्यान दीजिएगा, वह गुणसूत्र जो क्या करता है? लिंग निर्माण की क्या करता है? प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कौन सा गुणसूत्र कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह गुणसूत्र जो लिंग निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम कौन सा गुणसूत्र कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। वह गुणसूत्र जो लिंग निर्माण की प्रक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो मनुष्य ले लीजिए, क्या होता है? मनुष्य में ध्यान दीजिए, दो जातियां होती हैं, एक नर आता है और एक क्या होती है? मादा। नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है दो होता है, वह क्या होता है? XY, और मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होती है? XX। यही होता है लिंग निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है।
तो आपका क्लियर हुआ क्या? लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। हम चलते हैं किस बार मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, अगली इसमें अगला प्रश्न है, मानव में क्या होता है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण में ध्यान दीजिएगा कि मानव जातियों में बताया गया आपको दो समूह बनता है, एक नर और एक क्या होती है? मादा। जो नर होता है ध्यान दीजिएगा, यानी कि मानव में क्या होता है? पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई होता है। पुरुष में, किसमें? पुरुष में कौन सा गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। ध्यान दीजिएगा, पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, और तथा मादा में लिंग गुणसूत्र, मादा में, किसमें? मादा में कौन सा गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र क्या होता है? यक्स यक्स होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पुरुष क्या है? देखिए इसमें अलग अलग गुणसूत्र हैं। अब पुरुष विषम युग्मजी और मादा क्या होती है? समयुग्मजी। अब जब पुरुष विषम युग्मजी है और मादा क्या होती है? समयुग्मजी है, तो बता सकते हैं हम कि 100% बता सकते हैं कि हमको अनुभव हो गया। क्या क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष का लिंग गुणसूत्र। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष का कौन सा गुणसूत्र होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र होता है वही मानव जाति में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? ये विषम युग्मजी होते हैं। विषम युग्मजी होने के कारण क्या होता है? ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कोई भी जीव हो, अगर उसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का जिम्मेदार अगर है तो वह कौन सा होता है? प्राणी, विषम युग्मजी प्राणी ही होता है। तो आगे चलते हैं हम। तो पुरुष में ध्यान दीजिएगा, अब हम चलेंगे लिंग निर्धारण पर। ध्यान दीजिएगा, अब पुरुष का कौन सा? पुरुष का यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु। ध्यान दीजिएगा, पुरुष का यक्स गुणसूत्र वाला क्या? शुक्राणु। मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है, तो किसी भी अंडाणु से क्या होता है? संलयित होता है, तो ध्यान दीजिएगा, संलयित होता है तो उत्पन्न संतान किस जाति का होगा? नर जाति का होता है। नर जाति का होता है। तथा पुरुष का, ध्यान दीजिएगा, तथा पुरुष का कौन सा गुणसूत्र? वाई गुणसूत्र। पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के, किसके? मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है, तो किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान, ध्यान दीजिएगा, संतान, ये इसमें ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार चलते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, यहां हम लोग मिस्टेक कर दिए। पुरुष का यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से उत्पन्न संलयित होता है तो उत्पन्न संतान क्या होगा? मादा जात क्या होगा? कौन सी जात का होगा? मादा जात का होगा। अब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान क्या होगी? नर जात का होता है। नर जाति का होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार फिर, मानव में लिंग निर्धारण बताया गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होता है तथा मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? एक्स एक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है। पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान कौन सी जात की होगी? मादा जात की होगी। यहीं पर मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, चलिए उसको कोई बात नहीं, हम लोग आगे देख लिए उसको। ध्यान दीजिएगा, मादा जात की होगी। क्यों? क्योंकि यदि पुरुष का हम क्रॉस करके दिखाते हैं, ये होता है आपका पुरुष हो गया, क्रॉस करके देते हैं, ये क्या होती है? आपकी स्त्री हो जाती है, ये स्त्री हो गई। पुरुष में एक्स वाई है और स्त्री में क्या है? एक्स एक्स। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। अब पुरुष का ये X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान कौन सी जाति क्या होगी? मादा जाति होगी। ये भी मादा हो जाएगी, ये भी मादा हो जाएगी। अब पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है, उत्पन्न संतान कौन सी जात की होगी? नर जात क्या होगा। ये भी नर जात क्या होगा और ये भी नर जात क्या होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए, ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार चलते हैं। तो बताया गया कि मानव में लिंग निर्धारण, बताया गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है तथा मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है। कहा गया कि पुरुष का X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान क्या होगी? मादा जाति का होता है। किस जात का होगा? मादा जात का होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तथा पुरुष का कौन सा गुणसूत्र वाला शुक्राणु, पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान कौन सी जात का होगा? नर जात का होगा। तो हम कहेंगे का इस तरह से मनुष्य में 50% स्त्री तथा 50% पुरुष क्या होती है? बनने की संभावना होती है। ये आपका क्रॉस यहां पर बता दिया गया है। ये क्रॉस इसी के नीचे ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये था आपका कौन सा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका था, ध्यान दीजिएगा, लिंग गुणसूत्र से प्रश्न क्या था आपका? ये प्रश्न आपका था कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं और मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए या मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछता है। तो फिर एक बार चलते हैं हम। बताया गया कि लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? वह गुणसूत्र जो लिंग निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और प्रत्येक जीवों में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रत्येक जीवों में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 से अधिक लिंग गुणसूत्र नहीं होंगे और वो भी किसमें होते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं। एक जोड़ी पाया जाता है, कह सकते हो आप। आगे जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में बताया गया कि जैसे मनुष्य ले लीजिए, जैसे मनुष्य में क्या होता है? नर और मादा दोनों जातियां पाई जाती है। नर में कौन सा गुणसूत्र होता है? XY और मादा में क्या होती है? XX। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी। चलते हम देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। बताया गया कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY तथा मादा में लिंग गुणसूत्र XX होता है। तो बताइए समयुग्मजी कौन? पुरुष की स्त्री? भैया पुरुष होता है। पुरुष क्या होती है? लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। इसको पुरुष लेते हैं, इसको स्त्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्त्री भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY होता है। अब कह रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर पुरुष स्त्री कोई पुरुष या मादा है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कह रहे हैं क्या कि पुरुष का कौन सा गुणसूत्र वाला शुक्राणु? X गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के, यहाँ पर जो मादा रहे हैं स्त्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान कौन से जात का होगा? स्त्री जात का होगा, यानी कि मादा जात का होता है। इसको स्त्री जाति का होता है, कह सकते हैं आप। तथा पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्त्री भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्त्री कहिए और चाहे मादा कहिए, एक ही बात है। अब कह सकते हैं कि पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के किसी भी अंडाणु से संलयित होता है तो उत्पन्न संतान कौन से जात का होगा? नर जाति का, यानी कि पुरुष जाति का होगा। ये भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, चाहे नर लिखिए और चाहे पुरुष लिख दीजिए। ठीक है। अब करा इस तरह से मनुष्य में 50% स्त्री और तथा 50% पुरुष बनने की संभावना होती है। यहाँ पर क्रॉस करा दिया गया आपको, पुरुष और स्त्री। बताया गया कि ये XY गुणसूत्र है, ये XX है। क्रॉस करा करके बताया गया कि कौन सा मादा जात का हो जाएगा, कौन सा नर, यानी कौन सी स्त्री जात की हो जाएगी, कौन सी भैया पुरुष जात का होगा। ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि ये आपको पॉइंट क्या हुआ, ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आया होगा। अब इसमें और 3 प्रश्न है जिसपे हम जो है पार्ट 2 में, ये पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले दिन। ठीक है।